आज की हमारी क्लास में हम आज समझेंगे प्लानिंग ऑफ रिसर्च। ये जो है बीएमएस के सिलेबस के थर्ड फेज में 6th चैप्टर और 4th पॉइंट है, 6वां चैप्टर और चौथा पॉइंट है प्लानिंग द रिसर्च मटेरियल एंड मेथड्स। ये आज का हमारा विषय है। ये क्या होता है और क्यों एक जो अनुसंधान करता है या रिसर्चर क्यों कराता है, क्यों लिखता है, ये प्लानिंग के बारे में आज हम समझेंगे। तो क्या होता है प्लानिंग ऑफ रिसर्च? जब भी रिसर्चर जब थीसिस लिखता है, अपना रिसर्च का जो वर्क होता है थीसिस लिखता है, या अपना रिसर्च जो है आर्टिकल या रिसर्च को पब्लिकेशन कराता है, तब उसको प्लानिंग ऑफ रिसर्च जो है उसको सिस्टमेटिकली लिख कर उसको समझाना पड़ेगा कि 5 स्टेप्स में कि उसने रिसर्च कैसे की है, क्या क्या चीज़ उसने इस्तेमाल की है, कौन से मटेरियल मेथड्स यूज हुआ है, ये सभी की जानकारी एक छोटे से हिस्से में उसको बताना होता है। तो ये होता है प्लानिंग ऑफ रिसर्च। मतलब किस प्लान्स के, जैसे एक ब्लूप्रिंट होता है, उसको यहाँ पर बताया जाता है। तो पहली चीज कि क्या डेफिनेशन क्या है, ये दिस सेक्शन इज द ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च। तो ये क्या होता है? ये ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च का, जो है ये ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च का। इंश्योर इसके अंदर वैलिडिटी, मतलब जो वैलिड हो और रिलायबल, जो भरोसेमंद है, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, अगर उसी मेथड को फॉलो कर कोई और दूसरा भी उसको रिसर्च कर पाए, और एथिकल कंडक्ट, पूरे नीति संगत को फॉलो कर जो रिसर्च किया है उस तरीके से जो बनाया गया है, वही होता है प्लानिंग ऑफ द रिसर्च। मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाना है, वो ब्लूप्रिंट आपको थीसिस के वक्त में आपको बताना पड़ेगा, या रिसर्च पब्लिकेशन के समय जो पूरा आपका जो रिसर्च आपने कैसे किया है उस ब्लूप्रिंट रिसर्च का, जिसमें वैलिडिटी, जो वैलिड हो, जो आपने सही से किया है वो, और जो भरोसेमंद हो, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब कोई और करने पर सेम रिप्रोड्यूस हो जाए, सेम तरह का रिजल्ट आए, और सभी जो है जितने भी गाइडलाइन दी है एथिकल कंडक्ट्स को आपने फॉलो कर बताया किया है, उसको आपको एक सिस्टमेटिकली लिखना ही होता है प्लानिंग ऑफ द रिसर्च। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। तो ये होते हैं रिसर्च डिजाइन सेटिंग, जो हम पहले समझेंगे। उसके बाद में स्टडी पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, तीसरा मटेरियल एंड डाटा कलेक्शन, और 4th वाला डाटा एनालिसिस प्लान, और 5th वाला एथिकल कंसिडरेशन। इस 5 हिस्सों में हम इस प्लानिंग ऑफ द रिसर्च को हम विभाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब चलिए एक के बाद एक हम समझेंगे रिसर्च डिजाइन एंड सेटिंग। तो रिसर्च डिजाइन क्या होती है रिसर्च प्लानिंग में? तो पहली चीज, जब भी आप रिसर्च को डिजाइन करोगे तो डिफाइन स्टडी टाइप। आपका जो रिसर्च है किस तरह का रिसर्च है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, क्या आप जो रिसर्च किए हो, क्या लैबोरेटरी में बैठकर आपने रिसर्च किया है, वो आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल टाइप है तो लैब के अंदर किया है, या ऑब्जर्वेशनल, सिर्फ आपने ऑब्जर्व किया है, जो जैसे चल रहा है वैसे देखकर आपने लिखा है, तो सिर्फ ऑब्जर्व कर लिखा है तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, या सर्वे कर या घूम फिर कर आप जो भी देख रहे हैं उसको सर्वे कर लिख रहे हैं, या क्वालिटेटिव, उस तरह के क्वालिटेटिव जो भी हो रहा है उसकी क्वालिटी को आपने लिखा है। इस तरह से आपको रिसर्च का जो है डिफाइन स्टडी को आपको डिवाइड करना है। दूसरा होता है मेंशन स्टडी सेटिंग। ये होता है हॉस्पिटल, आपका स्टडी सेटिंग कहाँ पर है, हॉस्पिटल में, या लैबोरेटरी में, या किसी कम्युनिटी में। ये क्या होता है? हेल्प इन द प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टडी। तो ये क्या करेगा? ये हेल्प्स करेगा कि आपका किस तरह का प्रॉपर स्ट्रक्चर है और आपने एग्जीक्यूट कैसे किया है स्टडी को, तो ये प्रॉपर तरीका बताता है। और जो दूसरा टॉपिक है स्टडी पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो सभी लोगों को तो नहीं ले सकते, हम कुछ खास लोगों को, कुछ ही किन्हीं लोगों को ले सकते हैं, कुछ लोगों में। तो वो बताना पड़ेगा कि डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन, आप कितने लोगों में टारगेट कर रहे हैं, या डायबिटीज के लोगों को अपने एरिया में पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं, उतने लोगों को ही ले रहे हैं, या हाइपरटेंशन के किसी खास एरिया में। तो टारगेट पॉपुलेशन आपको बताना पड़ेगा कि
ये गांव में इतने लोगों को यहाँ पर हम जो है बीपी या शुगर जो भी कर रहे हैं वो टारगेट ऑफ पॉपुलेशन बताना। और वहाँ पर इंक्लूजन, नेक्स्ट होता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। क्लियरली आपको बताना पड़ेगा कि आपके अध्ययन में, आपके स्टडी में किन लोगों को आप ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 20 to 50 ईयर्स के लोग ले रहे हैं, तो आप इन लोगों पे आप स्टडी करने वाले हो। किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, आपके अध्ययन में किसको आप नहीं ले रहे हैं, वो आपको आपके प्लानिंग में आपको बताना पड़ेगा कि एक्सक्लूजन किसको कर रहे हैं। क्या छोटे बच्चों को, जैसे बिलो 20 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्लियरली वहां पर होना चाहिए आपके प्लानिंग ऑफ द रिसर्च में। दूसरा होता है सैम्पलिंग मेथड्स। तो आप सैंपल कैसे कलेक्ट कर रहे हो वो आपको अपने प्लानिंग में, अपने जो होता है ब्लूप्रिंट में आपको बताना पड़ेगा। तो ये रैंडमली ले रहे हैं, रैंडमली चीट मेथड से ले रहे हैं, या कंप्यूटर से रैंडमली आप सेलेक्ट कर रहे हैं, या नहीं तो स्ट्रेटिफाइड ग्रुप्स में या लेयर बाय लेयर ले रहे हैं, या पर्पज किसी खास उद्देश्य, किसी खास वॉलंटियर को ही ले रहे हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके ब्लूप्रिंट में। नेक्स्ट होता है जस्टिफाई सैंपल साइज। जैसे मान लीजिए आप 40 वॉलंटियर ही ले रहे हैं, तो आप 40 क्यों ले रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ताकि स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी आ जाए वहां पर। तो इसका मतलब है कि रिसर्च में जो है आसानी हो, उतने कम से कम आप उतने वॉलंटियर या उतने जो होते हैं उतने पेशेंट्स आप ले सकते हैं। तीसरा है मटेरियल्स एंड डाटा कलेक्शंस। तो जब भी आप रिसर्च के लिए थीसिस लिखोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि लिस्ट ऑफ मटेरियल्स, आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट लिए हैं और रिएजेंट्स कौन से लिए हैं, जितने केमिकल्स लिए हैं, और कौन से टूल्स लिए हैं, उसका मॉडल नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। टूल्स को वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स, रिएजेंट्स और मॉडल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा आपके ब्लूप्रिंट में। नेक्स्ट होता है डाटा कलेक्शन एंड टूल्स। तो आप डाटा कैसे कलेक्ट करोगे वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन जाके खुद क्वेश्चन पूछोगे या आपके असिस्टेंट को भेजोगे, फोन पे लोगे, क्वेश्चंस कैसे पूछोगे, और जो है प्रोफार्मा, आपका प्रोफार्मा पूरा आपको बताना पड़ेगा, और लैब एसेस कैसे करोगे आप लैब के इसमें, वो सभी को अपने इसमें आपको बताना पड़ेगा इस थर्ड में। फोर्थ नेक्स्ट होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिस्क्राइब रिप्रोड्यूसिबल। तो हर स्टेप्स में आपको कैसे किया है आपने फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ये आपका प्लानिंग में क्लियरली होना चाहिए ताकि दूसरा और कोई करने पर सेम रिजल्ट आए। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ मटेरियल मेथड एंश्योर द साइंटिफिक एक्यूरेसी। अगर आपने प्रॉपरली सही तरीके से किया है तो इससे क्या होता है कि भरोसा होता है कि वैज्ञानिक अध्ययन में कितना आपने सही किया, एक्यूरेस किया है, और एथिकल कंप्लायंस उसको जो भी नीतिगत ये है उसको ठीक करने के लिए, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिसर्च, मतलब दूसरा अगर कोई रिसर्च और सेम तरीके से करता है तो सेम RNA उस तरह से बताने के लिए आपको प्लानिंग सही से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है जब, अब यहाँ तक तो आपने डाटा कलेक्ट किया, पेशेंट्स को लिया, सभी लिया, जब आपके पास जब डाटा आ जाता है तो उसके बाद में फोर्थ स्टेप है डाटा एनालिसिस प्लानिंग। वो जो डाटा, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो गया है, उसको आप कैसे एनालाइज करोगे, उसका विश्लेषण आप कैसे करोगे, स्टैटिस्टिकल टेस्ट आप कौन सा यूज करके उसको, उस डाटा को समझोगे, वो भी आपको अपने रिसर्च प्लानिंग में बताना पड़ेगा। कि आप टी टेस्ट यूज करोगे, टी टेस्ट, कंपैरेटिव टेस्ट क्या यूज करोगे, क्या एनोवा टेस्ट करोगे, चाई स्क्वायर करोगे या रिग्रेशन करोगे, किस तरह का आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज कर उस जो आपके पास जो डाटा पड़ा है उसको कैसे समझोगे। नेक्स्ट होता है सॉफ्टवेयर यूज। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे हैं वो भी आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। SPSS है या R है और कोई है, वो आपको क्लियरली आपके जो होता है प्लानिंग ऑफ द रिसर्च में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये P 0.05 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जब आप रिसर्च करोगे तो इसका मतलब होता है कि 95% एक्यूरेसी होना ही चाहिए, उस तरह से जो है रिजल्ट उसको रिलायबल या अच्छा रिजल्ट माना जाता है। तो ये होता है डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट होता है एथिकल कंसिडरेशंस। ये लास्ट स्टेप होता है आपके इसमें प्लानिंग में, अप्रूवल फ्रॉम एथिकल कमिटी और IRB।
तो पहले सबसे पहले जब भी आप करोगे तो सभी जितने भी एथिकल कमेटी है, चाहे एनिमल कमेटी हो या ह्यूमन एथिकल कमेटी, वहां से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा होता है ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वहां पर आपको उनकी भाषा में, चाहे कन्नड़ है या मराठी है, जो भी है उसको आप उसकी भाषा में समझाकर क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या क्या हो सकता है, उनको पूरी तरह से समझाकर उनको वहां पर उनके परमिशन लेना पड़ेगा या इन्फॉर्म कंसेंट या सिग्नेचर लेना पड़ता है। तो ये होता है ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। नेक्स्ट होता है मेंटेन कॉन्फिडेंशियली। जितने भी आपके वॉलंटियर्स है या जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी को आपको कॉन्फिडेंट रखना है, किसी और के सामने नहीं बताना है, मतलब अपनी सीक्रेसी मेंटेन करना पड़ेगा। तो एथिकल कंसिडरेशन में फॉर एनिमल स्टडीज, जब भी आप एनिमल्स लोगे, जब भी आप जानवर लोगे, तो आपको वहां पर 3 रुपीज रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि 3 रुपीज रूल्स आपने यूज किया है नहीं, और अगर किया है तो मान लीजिए पहला जो होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि एनिमल्स के जगह पर क्या कंप्यूटर के जरिए से हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्या बिना एनिमल इस्तेमाल किए, क्या आजकल के जो नए टेक्नोलॉजीज आए, एआई टेक्नोलॉजी आए, क्या उसके जरिए से हम उसको रिसर्च को समझ सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो वहां पर एनिमल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वहां पर कंप्यूटर के जरिए से ही हम उसको रिसर्च को समझना चाहिए। दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है कि संख्या कम कर देना। मतलब अगर आपको 10 एनिमल्स अगर ले रहे हैं, अगर आपका काम अगर 4 एनिमल्स में ही चल रहा है, तो आप ट्राई करें कि वहां पर 4 एनिमल्स से ही चलाएं, ताकि अननेसेसरी ज्यादा एनिमल्स ना लें। और तीसरा रूल होता है कि रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनको दर्द कम से कम, रिफाइन हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अननेसेसरी उनको ना किल करना पड़े, मारना ना पड़े, अननेसेसरी उनको ज्यादा तकलीफ ना दे। तो रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि उनको कम से कम दर्द हो या कम से कम उनको हानि पहुंचे। इस तरह से ये तीनों रूल्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इसको कहते हैं 3 रुपीज रूल्स। ये आता है आपका प्लानिंग ऑफ द रिसर्च। ये जो है बीएमएस का 6th चैप्टर और 4th टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।